दोस्तों, मैं आपके बीच राकेश चौधरी। माफी चाहता हूँ दोस्तों, थोड़ी सी तबीयत डाउन है, थोड़ी सी आवाज में लगे फर्क, तो थोड़ा सा कोऑपरेट मुझे करना आप। तो आज का जो अपना क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन चंडीगढ़ पुलिस के लिए ही करवाए जा रहे हैं, जिनका एग्जाम 23 जुलाई को। दोस्तों, अगर एग्जाम में आप 50 में से कम भी 45 या 40 का स्कोर लाना चाहते हो दोस्तों, तो आप पूरी क्लास को अंत तक देखें। और सुबह 6:15 भी आपकी क्लास लाइव चलती है, तो सुबह 6:15 भी आप जीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो हमारे साथ। और शाम को 6:15 से लेकर रात को 10-11 बजे तक आपकी लाइव डेली चलेगी। उससे पहले आपकी रीजनिंग की क्लास चलती है, बलवंत सर रीजनिंग क्लास लेते हैं, तो उस क्लास को भी ज्वाइन करें। और उससे पहले मैथ की सोनू सर भी क्लास लेते हैं 2 बजे करीब, तो वो भी क्लास आप ज्वाइन करें। तो आपको दिख गया होगा अपने फोन की स्क्रीन के ऊपर कि एक क्वेश्चन दिया गया है कि मुगल चित्रकारी किसके शासन काल में पृष्ठ यानी कि सर्वश्रेष्ठ। तो वह कौन से मुगल शासक है जिनके समय में चित्रकला को ऊपर उठाया गया, यानी कि पेंटिंग में ज्यादा। 3 बातें याद रखना। स्वर्णकाल, चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? हिंदी साहित्य के स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? वास्तुकला का या स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसके शासन को काल को कहता है? देखो, चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है दोस्तों जहांगीर को, जबकि वास्तुकला या स्थापत्य कला का जो स्वर्णकाल कहा जाता है वह शाहजहां को, और हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है दोस्तों अकबर को। तो यहां पे आप समझ गए होंगे, तो किसके शासनकाल में चित्रकला यानी कि चित्रकारी ज्यादा फेमस, तो आपका यहां पे राइट उत्तर होगा जहांगीर। एक आपको बात बताना चाहता हूं दोस्तों कि जो जहांगीर है, इस जहांगीर का मकबरा तो आपको याद रखना है लाहौर में, और बाबर का मकबरा कहां पे है? काबुल में। और मुगल सम्राट अंतिम, जिसका नाम आता है बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड बोल सकते हो, जिसे अंग्रेज रंगून ले गए। तो आपने सुना होगा, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तेरी याद सताती है। तो यानी कि जो गाना चला है, गाना चलाए गए इन्हीं के ऊपर चलाया गया है। तो यानी कि बहादुर शाह जफर का मकबरा कहां पे दोस्तों? रंगून में। ये आपको ध्यान देना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते भैया। देखिए क्वेश्चन में क्या देख रहे, ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे? ऑपरेशन फ्लड, देखो कई क्रांति है, कई क्रांति के पिता आपसे पूछ सकता है। जैसे सफेद क्रांति, सफेद क्रांति उसी को कहा जाता है ऑपरेशन फ्लड, या दुग्ध क्रांति या दूध उत्पादन से संबंधित। और इसने क्या पूछा है? ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन थे, यानी कि सफेद क्रांति के जनक, जो सन 1970 में चलाई गई थी सफेद क्रांति। और सफेद क्रांति के जो जनक थे दोस्तों, यह थे वर्गीज कुरियन। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है, दूसरा अमेरिका का है और तीसरा चाइना का है। यह आपको ध्यान देना है 2018 से। और भारत में दूध उत्पादन में पहला स्थान आता है उत्तर प्रदेश का। और दूध के एक बारे में बात बता देता हूं आपको कि दूध में एक कैफीन या आपके कैरोटीन, कौन सा तत्व पाया जाता है? कमेंट करके बताइए, कैफीन या कैरोटीन। आप फटाफट कमेंट कर सकते हो दोस्तों। यहां पे क्या दिया गया? ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार, तो आपका उत्तर होगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या आपके डी। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्या दिए गए? कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? देखो क्वेश्चन को आराम से पढ़ लेना, किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। अब कर्क रेखा है क्या दोस्तों? आपने पढ़ा होगा कि सर ग्लोब पर, यानी कि पृथ्वी का एक जो नमूना मानचित्र है उसे हम ग्लोब बोलते हैं। और ग्लोब की आवश्यकता किसी क्षेत्र की अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति से हम उस क्षेत्र की जलवायु को, उसकी लोकेशन को पता कर सकते हैं। और जो ग्लोब पर इस प्रकार की रेखाएं पाई जाती हैं, जैसे इस प्रकार आपने देखी होगी, आम भाषा में बता रहा हूं आपको, और इन्हें ही कहा जाता है अक्षांश। और इन अक्षांश में से एक रेखा होती है जिसे कहा जाता है 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। अब 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है। उत्तरी गोलार्ध की 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को ही कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है दोस्तों? 8 राज्यों से। तो बातें सुनने की कोशिश करें, लिखूंगा टाइम ज्यादा लगे, क्वेश्चन बहुत सारे हैं दोस्तों, हजारों क्वेश्चन है। और इन हजारों क्वेश्चन की आप पीडीएफ चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है या टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। हजारों क्वेश्चन है, 2250 की सीरीज है जो चंडीगढ़ पुलिस में आपके 40 प्लस का स्कोर गेन करेंगे दोस्तों।
तो यहां पे देखिए कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, तो यहां पे ऑप्शन दिया गया है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, आंध्र प्रदेश। अगर बात करें भारत के पश्चिम दिशा से, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर बांग्लादेश आ गया, फिर त्रिपुरा और उसके बाद में क्या आ गया, मिजोरम। अब कौन सा राज्य मैंने नहीं बोला तो इसका वो राइट उत्तर हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने राज्यों से गुजरती है दोस्तों? 8 राज्यों से। अगर आपसे कोई बोल दे कि कर्क रेखा सर ग्लोब के कुल कितने महाद्वीपों पर अंकित है, तो आपका जवाब होगा 3 महाद्वीप पर, और तीनों के नाम आपको जानना जरूरी है, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। अगर आपसे कोई बोल दे कि कर्क रेखा सर कुल कितने महासागर से गुजरती है, तो फटाफट से कमेंट करके बता सकते हो कितने महासागर से दोस्तों? 3 महासागर से, अटलांटिक महासागर, पैसिफिक ओशियन और आपके हिंद महासागर। कितने महासागर हो गए दोस्तों? 3। अगर आपसे देश की बात कर ले तो आपको देश याद रखने 8 देश। और एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली रिवर का नाम क्या है? अगर आपसे पर्सन आ जाए कि सर कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम बताइए, वेरी वेरी द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो सारे विद्यार्थी इसका जवाब मुझे कमेंट करके बताओगे आप कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। इतने देख लेते भाई चैट सेक्शन में, बताइए दोस्तों फटाफट से। डी उत्तर बता दिया कि इसका कोई दिक्कत नहीं। अरे जो पूछा तो वो तो बताओ आप। भाई रुक जा, कहां जाएगा? तो कौन सा आएगा टेक्निकल? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी? आप ही बता दो। लिम्पोपो थोड़ी, कर्क रेखा पूछ रहा हूं, क्या करते हो? महानदी या माही नदी? माही नदी। वेरी गुड दोस्तों, हमारे मैथ के टीचर ने भी बता दिया कि सर एक माही नदी है जो इस कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यानी कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। एक बार काटती है आपके कहां पर? तो आपका उत्तर राइट होगा यहां पे मध्य प्रदेश, और दूसरी बार काटती है आपके गुजरात में। एक बात आपको बोलना चाहता हूं, इस कर्क रेखा को दक्षिणी राजस्थान की गंगा कहा जाता है, और इस कर्क रेखा का जो अपवा तंत्र है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, और इस कर्क रेखा पे माही जो नदी है इसके ऊपर 3 बांध बने हुए हैं। तीनों बांधों के नाम आपको पता होने चाहिए, एक तो माही बजाज सागर, और एक का कागदी पिकअप बांध, और एक आपके कडाना बांध। कडाना बांध गुजरात में दोस्तों। ज्यादा बातें हो जाएगी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका राइट उत्तर क्या होगा भाई? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला देश का पहला राज्य था। सन 1953 में 1 अक्टूबर को भाषा के आधार पर गठन होने वाला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। लेकिन भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। कुल 14 राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, जबकि आज वर्तमान में राज्यों की अगर संख्या आपसे पूछ ले तो आपका जवाब होगा 28 राज्य व यूटी क्षेत्र, जिसे हम संघ क्षेत्र के नाम से जानते हैं, उनकी संख्या 8 है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या दिए गए, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा। इसने क्या बोला है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा, या इसको दूसरी भाषा में बता सकते हो कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, या आप बोल सकते हो अंतरराष्ट्रीय सीमा किसकी ज्यादा लगती है भारत के साथ। तो यहां पे आपके ऑप्शन क्या दिए गए? भूटान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, श्रीलंका के साथ, या बांग्लादेश के साथ। अगर बात की जाए, भारत एक राजनीतिक सीमा का गठन करता है, और एक राजनीतिक सीमा 2 प्रकार से लगी हुई है, एक जलीय सीमा और एक आपके स्थलीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा की जो कुल लंबाई है दोस्तों, ये 15,106.7 किलोमीटर आपको याद रखना है, या मोटा मोटा याद रख सकते हो 15,200 किलोमीटर आपका राइट उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। अगर इसी में से पूछ ले कि भारत स्थलीय सीमा कितने देशों से स्पर्श होता है, तो आपका जवाब होगा दोस्तों 7 देशों से। कितने देशों से दोस्तों? 7 देशों से। 7 देशों में से आपको याद रखने के लिए आपने एक ट्रिक तो पढ़ी होगी, बचपन में एमबीए किया। बचपन में क्या किया दोस्तों? बचपन में एमबीए किया। एमबीए
बचपन में क्या किया दोस्तों, एमबीए किया, यानी कि बै से याद रख लेना बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ भारत अपनी स्थलीय सीमा सबसे ज्यादा साझा करता है, तो यहां पे राइट उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। 4096.7 किलोमीटर की सीमा इसके साथ लगती है। उसके बाद में च से हो जाएगा आपका चाइना, और चाइना के साथ जो सीमा लगती है दोस्तों वह भी याद रखना 3488 किलोमीटर की सीमा लगती है। किसके साथ दोस्तों, भारत और चाइना के बीच की जो सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, 3488 किलोमीटर। लेकिन भारत का अरुणाचल प्रदेश और चीन का जो तिब्बत का क्षेत्र है उसके साथ लगभग आपके 790 किलोमीटर की सीमा को एक अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम दिया गया है, जिसे कहा जाता है मैकमोहन रेखा। याद रखना दोस्तों, भारत और चीन की 3488 किलोमीटर की पूरी लाइन को मैकमोहन रेखा नहीं कहा जाता, अभी भी बता रहा हूं आपको। तो मैकमोहन रेखा किस क्षेत्र की ओर लगती है, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के प्रदेश यानी कि चीन और अरुणाचल के बीच की लगभग 790 किलोमीटर की सीमा रेखा को मैकमोहन लाइन कहा गया। उसके बाद में क्या बोला गया, पै से याद रखना पाकिस्तान 33-23 किलोमीटर की सीमा लगती है। उसके बाद में नेपाल की 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। उसके बाद मैं से याद रखना म्यांमार 1643 किलोमीटर की सीमा, और उसके बाद बी से भूटान की लगभग 699 किलोमीटर, और सबसे कम लगती है अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर। कितनी भैया, तो यहां से 2% याद रखना, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तब आपका राइट उत्तर होगा दोस्तों बांग्लादेश। लेकिन अगर आपसे पूछ ले भारत किस देश के साथ सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो आपका जवाब होगा अफगानिस्तान। और एक बात और याद रखना, अगर ऑप्शन में अफगानिस्तान ना हो तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा भूटान। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो भारत का लद्दाख का जो क्षेत्र लगा हुआ है जिसके ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, उस क्षेत्र को पाकिस्तान कहता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। वही पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का जो क्षेत्र लगता है उस सीमा की जो लंबाई है वह 106 किलोमीटर है। इसी कारण अगर ऑप्शन में ये ना हो तब आपका राइट उत्तर होगा 699 का भूटान दोस्तों। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। एक बात और बोलता हूं, अगर आपसे कोई बोल दे कि भारत अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगा है तो भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तब आपका राइट उत्तर होगा 16 राज्य। लेकिन कितने राज्य क्षेत्र सीमा बनाते हैं, तो राज्य क्षेत्र में राज्य और यूटी क्षेत्र दोनों को ऐड किया जाता है दोस्तों, राज्य और यूटी क्षेत्र। तो यूटी क्षेत्र आपके 2 और टोटल राज्य क्षेत्र कितने हो जाएंगे दोस्तों, राज्य क्षेत्र का मतलब जहां आपके यूटी क्षेत्र और स्टेट को शामिल कर लिया जाए दोस्तों। ये सारी बातें आपको पक्का पक्का याद रखनी है दोस्तों। जितनी बातें बताता हूं यहां पे बिठा लो, और आपको दावे के साथ कहता हूं दोस्तों, जब तक मैं पढ़ा रहा हूं, जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करो वहां पे ये मान के चलना 100 में से 85 से 90% जो जीएस का मैटर हमारी टीम करवाएगी, यानी कि चाणक्य के द्वारा जो करवाया जाएगा तो वो चाणक्य नीति से करवाया जा रहा है। तो आप समझ गए ना बातें, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रह रही है दोस्तों ये। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिए, हिमालय की औसत ऊंचाई क्या है। हिमालय एक पर्वत श्रृंखला है जो पाकिस्तान से म्यांमार की ओर जाती है, लगभग 2500 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। इस हिमालय की औसत ऊंचाई पूछ रहा है, यानी कि आपने देखा होगा कि हिमालय की एक चोटी है या हिमालय का एक पर्वत शिखर है जिसकी हाइट है 8848.86 मीटर, जिसे बोला जाता है आपके माउंट एवरेस्ट। क्या बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल और भारत की सीमा पर यानी कि नेपाल में स्थित है, जिसे नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। कहीं पे हिमालय की ऊंचाई कम है तो कहीं पे अत्यधिक ज्यादा है। जैसे एक चोटी सुनी होगी आपने K2, क्या सुनी होगी दोस्तों, K2, जो पड़ती है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि काराकोरम क्षेत्र में। काराकोरम क्षेत्र में लगभग 86-11 मीटर इसकी हाइट है। और एक चोटी आपने सुनी होगी कंचनजंगा, क्या सुनी होगी दोस्तों, कंचनजंगा, जो सिक्किम में पड़ती है 85-98 मीटर। एक चोटी आपने सुनी होगी
मकालू 85-72 मीटर जो आपके नेपाल में पड़ती है। तो ये बहुत सारी ऊंची भी है, कोई छोटी भी है, इसलिए हिमालय की जो औसत ऊंचाई है दोस्तों वह आपके 6100 मीटर आपको याद रखनी है। 6100 मीटर ना हो ऑप्शन में तो 6000 मीटर आपको जरूर मिलेगा, 6000 मीटर आपको जरूर मिलेगा दोस्तों। एक बार सारे विद्यार्थी इतना बता दो कि वॉइस क्लियर आ रही है, क्वेश्चन आपको सही दिखाई दे रहे हैं, और जो बातें मैं बोल रहा हूं वो आप उसको अच्छे से समझ रहे हो या नहीं समझ रहे। एक बार इस प्रकार का वो अंगूठा दिखाते ना, के बोल लेकर उसने लाइक लुक बोल लेकर न्यू क्या कर ना, थम्स कर दे भाई, के कर दे, एक सौदा करके दिखाओ, न्यू न्यू करियो भाई साहब, चल चमेली बाजार में तुझे झूला झुलाऊंगा, करे भाई इस प्रकार का। हाँ, ज्योति कह रहे कि सर यस सर, हाँ फटाफट से। और सारे विद्यार्थी से हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर सारे विद्यार्थी एक बार अपने फोन के व्हाट्सएप पर जो आपका स्टेटस होता है वहां पे जाके इसको अपनी क्लास को मेंशन करें और बोले चंडीगढ़ पुलिस, या जो बच्चे दिल्ली पुलिस, रेलवे, यूपी पुलिस, बिहार, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अरे जीके है भाई साहब, ये थोड़ी है कि हिमालय पढ़ रहे हो चंडीगढ़ के लिए, अरे हिमालय पढ़ रहे हो तो भाई और एग्जाम के लिए भी तो इंपॉर्टेंट है। तो कई बच्चे सोचते हैं तो चंडीगढ़ पुलिस की जीके की क्लास चल रही है, मैंने भर रखा रेलवे का फॉर्म, यहां क्या फायदा है। अब उसको लाला को बताए कौन कि मैटर तो 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक का ही पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादातर क्या होता है, एनसीईआरटी बुक से 6ठी क्लास से लेकर 12th क्लास के मैटर को तो उठाया जाता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम की तैयारी हो। तो कई ऐसे बच्चे होते ना, चंडीगढ़ पढ़ाओ मास्टर, मारा तो रेलवे का पेपर, हम के पुलिस लागांगे भाई। बताइए भाई फटाफट से। हाँ परफेक्ट है, वेरी गुड वेरी गुड, कर दिया भाई। 2-4 बच्चों ने इस प्रकार का ये पीला पीला सा दिखाया भाई साहब। बाकी भाई आपने तो नाराज है तो भाई साहब हाथ जोड़ के माफी चाहूं भाई, नाराजगी में कुछ नहीं रखा है भाई, पढ़ लो और पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। बस हमारा तो एक ही उद्देश्य है, सेवा हमारी सहयोग आपका, सेवा हमारी सहयोग आपका। अब देख लो, सेवा हम करें सहयोग आप करो, बस थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिखे, राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान यानी कि मृत्युदंड को छोड़कर देने का अधिकार है। यानी कि किसी भी राज्य का सर्वोच्च जो पदाधिकारी होता है उसे बोलते हैं गवर्नर, यानी कि राज्यपाल। तो राज्यपाल किसी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है, माफ कर सकता है, लेकिन फांसी की सजा को यानी कि माफ नहीं कर सकता। तो मृत्युदंड की जो सजा होती है उसको माफ करने का अधिकार आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को है। मृत्युदंड की सजा को माफ करने का अधिकार ओनली फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को है, आर्टिकल 72 के तहत। लेकिन इसने क्या बोला है कि किसी भी राज्य में राज्यपाल को किसी व्यक्ति की सजा को कम करना, माफ करना, यह अधिकार दिया गया। तो उसका आर्टिकल कौन सा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है? तो यानी कि भाग संख्या 6 में राज्य सरकार के आर्टिकल 166 में उसे परिभाषित, 161 में उसे परिभाषित किया गया है। तो यहां पे राइट उत्तर हो जाएगा आपका 161। तो यह आर्टिकल जो आप पढ़ रहे हो 72, ये आपके राष्ट्रपति के लिए, किसके लिए दोस्तों, राष्ट्रपति के लिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना। तो कई बार क्या होता है, विद्यार्थी इस बात को भूल जाते हैं कि यहां राज्यपाल पूछा है या राष्ट्रपति पूछा है, तो यही तो देखना है। तो जल्दबाजी में प्रश्न गलत होता है और टीचरों ने ज्यादातर क्या करते हैं कि राष्ट्रपति 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 बता देते हैं और एक छोटी सी कान में बात नहीं डालते कि किसी राज्य में अगर राज्यपाल को यह अधिकार है तो आर्टिकल 161 के तहत उसे अधिकार है, लेकिन मृत्युदंड को छोड़कर। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन संख्या इसका डी उत्तर आपका राइट हो जाएगा। और अभी आपको बोलता हूं, एक वीडियो शाम को अपलोड की थी मैंने चंद्रयान के लिए, यानी कि जो आपके चंद्रयान जो मिशन अपना 3 है, उसके टॉप आपको मैंने 20 क्वेश्चन एमसीक्यू वीडियो अपलोड कर दी। तो वो विद्यार्थी जाके उस वीडियो को जरूर देखे, क्योंकि क्या उससे मैं तो बोलता हूं कि पेपर तो आपके काफी दिन पहले छप गए थे, लेकिन बनेगा फिर भी आप एक 20% है, मात्र 5 मिनट की नजर डालना, वो 20 के याद रख लेना, वीडियो अपलोड कर रखे, जाके देख लेना, आज ही की थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत भारती के लेखक कौन है। देखो रचनाओं से आपके बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं।
रचना पूछ लेगा आपसे, या किसी बुक के बारे में पूछ लेगा, उसका राइटर पूछ लेगा, या उसका संबंध पूछ लेगा, या चार ऑप्शन में से बोलेगा कि इनमें से कौन सी बुक उसके राइटर के द्वारा नहीं लिखी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी कि भारत भारती के जो लेखक है उसका नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त, जिसे राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो यहां पे राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या आपके डी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन संख्या आपके डी आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, नोबेल पुरस्कार यानी कि विश्व में सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान है दोस्तों, उसका नाम है नोबेल सम्मान। अल्फ्रेड नोबेल की याद में यूएसए की सरकार से दिए जाने वाला, ठीक है ना, नोबेल पुरस्कार। इस नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत होती है दोस्तों 1901 में। जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई दोस्तों 1901 में, तो ये केवल 5 क्षेत्र में दिया जाता था। कितने क्षेत्र में दोस्तों, 5 क्षेत्र में ये दिया जाता था। सन 1968 में इसे एक अर्थशास्त्र और ऐड कर दिया जाता है, अर्थशास्त्र। तो यानी कि इसके टोटल जो क्षेत्र हो गए दोस्तों, वह कितने क्षेत्र हो गए, 6 क्षेत्र। नोबेल प्राइज भारत की ओर से पहला विजेता जो व्यक्ति है उसका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। सन 1913 में से मिला था आपके गीतांजलि उपन्यास के कारण, यानी कि साहित्य क्षेत्र में भारत की ओर, भारत बोलो या एशिया में सबसे मिलने वाला नोबेल पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर, जिसने भारत का राष्ट्रगान और बांग्लादेश का राष्ट्रगान दोनों का लिखा है दोस्तों। ये आपको ध्यान देना। भारत की ओर से पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता की अगर बात आती है तो आपका जवाब रहता है 1979 में मदर टेरेसा। आपको ध्यान देना, जिसे निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तब आपका जवाब रहेगा मोहनदास करमचंद गांधी ने। और मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा की उपाधि जो दी थी वो किसने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों। ये सारी बातें आपको याद रखनी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष की गई। आपको पता होगा कि भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान को ही कहा जाता है भारत रत्न, यानी कि भारत रत्न क्या है, भारत में मिलने वाला नागरिक सम्मान है सर्वोच्च। और यह नागरिक सम्मान भारत के 4 क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे साहित्य, विज्ञान, साहित्य, शारीरिक विज्ञान या विज्ञान में काउंट कर लो आप इसको, जनसेवा में आपको याद रखना है। तो ये कितने क्षेत्र में भैया, 4 क्षेत्र में आपको दिया जाता है। तो कला में भी तो दिया जाता है दोस्तों, कला हो गई आपके, खेल जगत, तो खेल को काउंट कर लेते हैं कला में। सबसे युवा व्यक्ति की अगर बात करें तो सचिन तेंदुलकर, आपको याद रखना है। भारत रत्न अभी तक कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया है, 48 को, 50 को, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो कितने व्यक्तियों को अभी तक भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका है, फटाफट से कमेंट करके बताया। भारत रत्न में कोई नगद राशि नहीं दी जाती, और भारत रत्न सबसे पहले 2 जनवरी 1954 को यह सम्मानित किए गए थे 3 व्यक्तियों को। कितने व्यक्तियों को, 3 व्यक्तियों को। सबसे पहले यह दिया गया था आपके किसको भाई साहब, सर्वपल्ली राधाकृष्णन या सी राजगोपालाचार्य। अगर ये दोनों पर्सन ऑप्शन में हो तब आपका राइट उत्तर होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, नहीं करना सी राजगोपालाचार्य, ठीक ना। सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन को दिया गया। तो यहां पे राइट उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके ऑप्शन संख्या 1954। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपके 1954। और इसी वर्ष में आपके पद्म श्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण की शुरुआत की गई। एक बात और याद रखना, सबसे पहले मरणोपरांत जो भारत रत्न दिया गया था दोस्तों, यह सन 1900 कब दिया गया था, 65 में। और पहला मिला था 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को। और लेकिन 1955 में बोला गया कि मरणोपरांत भी भारत रत्न दिया जाएगा, और पहला मिला था लाल बहादुर शास्त्री को दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए क्या कहता है, नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी पूछ रहा हूं दोस्तों, यहां पे नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है दोस्तों। नंगा नहीं पूछ रहा, नंदा देवी पर्वत किस राज्य में है दोस्तों। हाँ फटाफट से कमेंट करें दोस्तों। ईसा का जवाब है 161, वो सही है। ज्योति डी बता रहे, यहां पे ज्योति का उत्तर आ रहा है बी ऑप्शन, देख लेंगे। हाँ बी बता रहे हैं क्या, देखो
हाँ, नंदा देवी जो पर्वत है दोस्तों, ये उत्तराखंड में, कहां पे दोस्तों, ये उत्तराखंड में आपको ध्यान देना है। 77 78 या 77 78 18 मीटर इसकी हाइट है। ये एक बार चेक कर लेना, इस हाइट का आंकड़ा चेक कर लेना, मुझे भी डाउट लग रहा है 78 है या 77 18 मीटर, एक बार देख लेना आराम से इसको। ये कहां पड़ती है? उत्तराखंड में। हिमालय की काफी सारी चोटियां हैं, खूब सारी चोटियां हैं, लगभग 92 चोटियां हैं जो हिमालय की, जो एशिया के अंदर स्थित है, जिनमें से सबसे ऊंची चोटी का नाम आता है माउंट एवरेस्ट, जो कहां पड़ती है दोस्तों? नेपाल में। 88-48 मीटर आपको ध्यान देना। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? आपने देखा होगा जब महाद्वीपीय महासागरीय प्लेटें एक दूसरे से जब अलग होती है या एक दूसरे के जब ऊपर चढ़ती हैं या एक दूसरे से टकराती हैं, तो नीचे का जो तरल पदार्थ मैग्मा होता है वो बाहर निकलता है। जब बाहर निकलता है तो धरातल का एक मुख बनाया जाता है और मुख पे उसके चारों ओर फैला दिया जाता है गुंबद के रूप में, कीपाकार के रूप में। तो ये बाद में महाद्वीपीय प्लेटें आपस में अपनी अवस्था में होने के कारण मैग्मा नहीं निकलता, नहीं निकलने के बाद में तो ये एक मुख बन जाता है। ये क्या बन जाता है दोस्तों? एक मुख बन जाता है। इस मुख को क्या कहा जाता है? इस ज्वालामुखी मुख को वोल्केनो यानी कि इसको क्या कहा जाता है? तो ये याद रखना दोस्तों। तो इसे कहा जाता है दोस्तों, आपके ज्वालामुखी मुख को क्रेटर कहा जाता है। क्या बोलते हैं? क्रेटर कहा जाता है दोस्तों, क्रेटर। और जहां पे भूकंप को महसूस किया जाता है वह आपके एपी सेंटर कहलाता है, ठीक है ना? एपी सेंटर या आपके अधिकेंद्र, अधिकेंद्र आपको ध्यान देना, फोकस पॉइंट जहां से भूकंप चलता है। देखो, भूकंप और ज्वालामुखी एक दूसरे के बहन भाई है, थ्योरिकल कराऊंगा तब आपको जरूर सुना होगा। एक बात और सुन लो, अगर ज्वालामुखी का मुख एक सामान्य अवस्था में है, एक छोटे रूप में, तब वो तो क्रेटर कहलाता है। लेकिन वो मुख थोड़ा बड़े आकृति में है, उसे कोलडेरा कहा जाता है। क्या बोलते हैं? कोलडेरा। जब कोलडेरा के क्षेत्र में बरसात का, मानसून का पानी यानी कि स्थित हो जाता है, तो उस जलीय क्षेत्र को कोलडेरा झील कहा जाता है। और भारत में ऐसे क्षेत्र आपको महाराष्ट्र एग्जाम्पल फॉर लोनार झील में देखने को मिलते हैं, जिसे कोलडेरा झील के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या दिए गए, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? क्या प्रश्न है? जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? अगर कोई नदी अपने अपवाह तंत्र, अपने बहाव के साथ किसी मिट्टी का अपसाद लेकर इकट्ठा नहीं करती, यानी कि ज्वारनद का निर्माण करती है, तो वो बात कर रहा है। तो इसने क्या बोला है? जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने पर क्या निर्मित होता है? उसे एस्चुरी कहा जाता है दोस्तों। क्या बोलते हैं? एस्चुरी कहा जाता है। और ऐसी बातें भारत के पश्चिमी तट पे नर्मदा और ताप्ती के कारण देखा जाता है, नर्मदा और ताप्ती के कारण। अब बच्चे सोचते हैं कि गुरुजी ये एस्चुरी, ये ज्वारनद मुख होता क्या है? अधिकांशतः नदियां अपने साथ बहती जब अपसाद तो लेके जाती हैं, जब अपसाद लेके जा रही हैं और एक अपने अंत में एक मैदान का निर्माण या एक पर्वतीय क्षेत्र का निर्माण कर लेती है, तब उसे आपके क्या बोला जाता है? उसे भाई डेल्टा बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? डेल्टा। लेकिन किसी सागरीय क्षेत्र में जब नदी अपना अपसाद किसी समुद्र के तल में इकट्ठा करती है और समुद्र के ऊपर की ओर नहीं दिखाई देता, नहीं दिखाई देता, एक वी शेप में गड्ढे का निर्माण करती है, उसे एस्चुरी कहा जाता है या उसे ज्वारनद मुख कहा जाता है। और ये भारत में नर्मदा और ताप्ती के द्वारा देखा जाता है। ये आपको ध्यान देना, पश्चिमी तट, गुजरात और महाराष्ट्र के खंबात की खाड़ी की ओर दोस्तों। तो यहां पे कोई दिक्कत तो नहीं होगी, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं होगी दोस्तों। फटाफट से बताइए, इस क्वेश्चन में समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आई होगी। अगर जितने भी विद्यार्थी लाइव देख रहे हैं, सारे विद्यार्थी इनकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, तो वहां पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और चंडीगढ़ पुलिस के साथ साथ अन्य एग्जाम जो आपने अप्लाई कर रखे या एग्जाम पेपर के लिए अप्लाई करोगे, तो वहां पे जीएस को स्ट्रोंग बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दो दोस्तों। और जो भी अपने यार दोस्त है उन तक वीडियो को पहुंचाओ और बोलो डेली शाम 6:15 बजे आपकी लाइव क्लास होती है, वहां पर पहुंच जाएं बिना कहे कुछ भी। आगे देखिए अगले प्रश्न में क्या कहता है, ये तो कर लिया होगा हमने। देखिए क्या बोल रहा है कि
उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान कहलाते हैं। देखो घास के मैदान से रिलेटेड पर्सन बहुत आता है, अभी भी बता देता हूं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो जो एक आपने डाउन्स नाम सुना हो, डाउन्स, डाउन्स, तो डाउन्स घास के जो मैदान पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में। कहां पाए जाते हैं दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में। आंख बंद करके इस चीज को याद रख लेना, डाउन्स घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया। पेपर में छपता है बहुत बार, पेपर में बहुत बार छपता है। एक बार और सुनना, सवाना, सवाना जो घास के मैदान पाए जाते हैं कहां पाए जाते हैं दोस्तों? अफ्रीका में। कहां पाए जाते हैं दोस्तों? अफ्रीका में। बिना कहे याद रख लो दोस्तों, पेपर में छपते। उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को पेरी कहा जाता है। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन भाई साहब। और याद रखना, स्टेपी घास के मैदान यूरोप और एशिया की सीमा पे पाए जाते हैं, यूरोप और एशिया के सीमा पर। कई बार यह भी प्रश्न आता है, शीतोष्ण व आपके शीत या आपके ग्रीष्म शीतोष्ण उपोष्ण घास के मैदानों में से कौन से घास की हाइट ज्यादा ऊंची होती है? तो याद रखना, इस घास की जो हाइट है दोस्तों, ये काफी अत्यधिक ज्यादा होती है, इसलिए इसे हाथी घास भी कहा जाता है। हाथी घास भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान देना। और एक बात बोल देता हूं, बांस वनस्पति एक घास का ही रूप है। बांस, उसको पेड़ में काउंट मत करना, बांस एक घास का ही रूप है दोस्तों। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? वेरी गुड दोस्तों। अगले प्रश्न में देखना, पंपास घास के मैदान और कंपास घास के मैदान। पंपास और कंपास आपको आगे क्वेश्चन आ जाएंगे, उसमें जरूर बता दूंगा, ठीक है? देख लेना आराम से। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? उष्ण घास के मैदान यानी कि अफ्रीका में अत्यधिक तापमान, यानी कि आप बोल सकते हो सहारा, सहारा डेजर्ट सुना होगा आपने। सहारा डेजर्ट हो गया आपके अफ्रीका के मध्य से गुजरती आपके 0 डिग्री लेटीट्यूड यानी कि 0 डिग्री अक्षांश, जिसे भूमध्य या विषुवतीय रेखा बोलते हैं, उसके आसपास के क्षेत्र यानी कि उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र या भूमध्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो वहां पे जो उष्ण घास के मैदान है उसे सवाना कहा जाता है। क्या बोला था दोस्तों? सवाना, ठीक है ना, सवाना। तो यहां पे आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए राइट, ऑप्शन संख्या ए राइट। ये डी मत करना भाई साहब, किसी ने डी कर दिया क्या? हाँ, पेरी तो अगले क्वेश्चन का। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ना भाई साहब, चीजों को समझते चलना। अफ्रीका के शीतोष्ण घास, अभी मैंने क्या बोला था? उष्ण घास और शीतोष्ण घास, समझ गए बात? कभी कभार क्या होता है, हम घास की जो जलवायु है, मानसून है ना, उसको नहीं देखते, वो जरूरी है दोस्तों। यहीं पे तो हमारा दिमाग खराब होता है, यार घास के नाम पड़े थे, सवाना अफ्रीका में था, अब यहां उष्ण पूछ रहा है, यहां शीतोष्ण पूछ रहा है, अब करे क्या? मास्टर ने तो बताया था, अब बता रहा हूं, सुन लो, और तो ना बताते हो, यहां बता रहा हूं। अफ्रीका के शीतोष्ण घास का जो नाम है दोस्तों, उसे कहा जाता है आपके वेल्ड्स। क्या बोला था दोस्तों? वेल्ड्स कहा जाता है। जबकि उष्ण घास के मैदान को, उष्ण की बात आ जाए तो आपका याद रखना है सवाना, याद रखना। क्या रखोगे? सवाना। वहीं पे पेरी घास के बात की जाए तो ये भी कैसे होते हैं भाई? शीतोष्ण। कैसे होते हैं दोस्तों? शीतोष्ण, आपको ध्यान देना। पंपास की अगर बात की जाए तो ये भी कैसे होते हैं आपके? शीतोष्ण दोस्तों। हो गई क्लियर? पंपास कंपास कहां पाए जाते हैं आपके? अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। हम बात करेंगे कहां कहां पाए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देश में आपातकाल कब तक कितनी बार लागू, सॉरी, देश में आपातकाल अब तक कितनी बार लागू हुआ है? आपातकाल की बात कर रहा है, इमरजेंसी। इमरजेंसी 3 प्रकार की होती है और इमरजेंसी का प्रयोग केंद्र में मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पे राष्ट्रपति कर सकता है, और वह आपातकाल के नाम आते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। इनमें से एक आपातकाल है जिसका नाम है वित्तीय आपातकाल, जिसका प्रयोग यानी कि अनुच्छेद 360 को नहीं छेड़ा गया, यानी कि वित्तीय आपातकाल अभी तक एक बार भी लागू नहीं हुई। जब देश में आर्थिक समस्या उत्पन्न होने पर, जब देश पे कभी भी कोई बड़े बड़े हथियार किसी देश से खरीदने पड़ सकते हैं, तब ये जो पैसों की कमी आती है तो ये पैसों के उस दौरान लगाई जा सकती है दोस्तों। जबकि राष्ट्रपति शासन, राज्यों की शासन व्यवस्था भंग होने पर वहां के राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति इसका प्रयोग कर सकता है। और देश में आंतरिक व बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह होने पर
राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, और हमारे देश में ये अभी तक 3 बार हुई है। कितनी बार दोस्तों? 3 बार। 1962 में, 1971 में और 1975 में। 1975, 71 और 62। देखो 1962 में भारत और चीन युद्ध के दौरान, 1971 में भारत और पाकिस्तान यानी कि पूर्वी पाकिस्तान, जिसके कारण जो पूर्वी पाकिस्तान हिस्से को एक बांग्लादेश के रूप में एक देश मिल गया। और तीसरी जो आपातकाल थी इंदिरा गांधी की सरकार में, आंतरिक अशांति भंग होने पर इंदिरा गांधी ने इसका प्रयोग किया गया था। तो कितनी बार लगी है दोस्तों? तो यहां पे आपका राइट उत्तर हो जाएगा 3 बार। कितनी बार दोस्तों? 3 बार। इसका पूरा डेप्थ निचोड़ हम थ्योरी के पार्ट में, एप्लीकेशन में जब बैच शुरू करेंगे तब जरूर देखना। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया गया, एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? देखो यहां पे बात घुमा रहा है। यहां पे इसने ये नहीं बोला कि सबसे कम जनसंख्या वाला देश, इसने एक बात ये बोल दी कि एशिया का। बस यहीं पे तो दिक्कत है। अगर ऑप्शन में ये नाम होता वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी, तो आप क्या करते? अब देखते हैं आप कितने बच्चे सही करते हैं। फटाफट से कमेंट करके बताइए। अब देखूंगा कितने बच्चे सही करते हैं। सारे विद्यार्थी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। पानी की बोतल देना। बताइए भाई फटाफट से। अगर एशिया की बात करें दोस्तों, तब आपका राइट उत्तर होगा मालदीव। लेकिन विश्व की अगर बात की जाए, विश्व में, तो विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश की अगर बात करें तो वेटिकन सिटी, जो यूरोप महाद्वीप में। कहां पे दोस्तों? यूरोप में। यह आपको ध्यान देना है। एशिया का सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से, चाहे विश्व का सबसे बड़ा पूछे, तब आपका जवाब क्या आ जाएगा? चीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? चीन आ जाएगा। लेकिन अभी आंकड़े नहीं आए। 2021 की जनगणना के जब आंकड़े आ जाएंगे तब अपने इंडिया को आप बता देना। कभी बाद में बोलो गुरुजी हमारे मास्टर बोल रहे अब भारत हो गया ऊपर, चीन रह गया नीचे। आंकड़े आ जाने दो। हाँ नहीं आ रही गुरुजी। हेलो, अब आ रही है क्या आवाज? देखिए फटाफट से। चार्ज तो है ना ये पूरा?
सर वॉइस नहीं आ रही। अरे मेरी क्लास में कुछ होना होता है, कल क्लास बीच में अटक गई, आज वॉइस नहीं आ रही। अब आ रही है गुरुजी, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। अब ओके हो गई होगी शायद, देखिए फटाफट से। अब आ रही है, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसका सॉल्व करके आराम से मटेरियल ले सकते हो दोस्तों। आगे देखिए, सल्तनत काल में हक ए सरब थी। प्रदेश से याद रखना, इसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पे सोयाबीन सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। सोयाबीन एक दलहन फसल है या तिलहन फसल है, कमेंट करके बताइए। एक पर्सन लिख दिया मैंने सोयाबीन, सोयाबीन। तो सोयाबीन आपके क्या है, एक दलहन है क्या या तिलहन? अब वॉइस में दिक्कत दोबारा आ गई, अब कमेंट कर रहे कुंडू सर ने फोन कर लिया गुरु जी। क्या चीज है? आज सुबह से खाना नहीं खाया, बोल रही सर माइक में प्रॉब्लम आ रही है। अरे आ रही होगी अब तो आवाज। क्या कह रहे हैं? आई थिंक बोल तो अच्छा रहे हो बट वॉइस तो
हाँ, टेक्निकल इशू होने के कारण आपके वॉइस, आपकी तो क्या मेरी वॉइस चली गई थी और मेरी क्या जाती है भाई, इसे ठुंठा की वॉइस डाल ली थी, इसने ठीक करे, ये तार सामने लाइव आया। फटाफट कमेंट करके बताओ भाई साहब, आवाज आ गई के? जय श्री राम। बताइए भाई साहब, वॉइस आ चुकी है कि सभी को? हेलो, कहाँ चले गए आप? मैं यहीं पे खड़ा हूं भाई जब से। बताइए वॉइस आ चुकी है क्या? फटाफट से कमेंट करें। हाँ, ज्योति से पूछ ले किसकी तैयारी आ रहा है। तू तो पढ़ ले लाला, कुछ नहीं रखा इन बातन में, हाथन में ले ले खुरपन ने। देख यहां पे फटाफट से। हाँ, रोमा सिंह विद रोमा सिंह विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन थे भाई साहब? अब ऐसे पर्सन आएंगे, छोटी मोटी पुस्तकें नहीं आएंगी। अब देखिए भाई फटाफट से। ओके है क्या? वेरी गुड वेरी गुड। लगाइए भाई क्वेश्चन को फटाफट से लगाइए, एक्सीलेंट दबा के दोस्तों, एक्सीलेंट। क्या दिखा है? हाँ, रोमा सिंह विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आपका यहां पे जो राइट उत्तर क्या होगा दोस्तों? राजकुमार, राज कपूर, देव आनंद, दिलीप कुमार। फटाफट से उत्तर बताइए। तो इसका राइट उत्तर बताइए दोस्तों। तो इसका राइट उत्तर होगा राजकुमार आपके। अगले प्रश्न को देखिए दोस्तों, दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है दोस्तों? यहां पे क्या दिया गया है? दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? वेनेजुला को, लाओस को, काहिरा को, बेल्जियम को। तो दक्षिण अमेरिका का जो द्वार कहा जाता है दोस्तों, ये लाओस को कहा जाता है। तो राइट उत्तर होगा यहां पे बी ऑप्शन दोस्तों। क्वेश्चन की संख्या बहुत है, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं दोस्तों। आगे देखिए क्या दिखे, हिंदुस्तान का नारा किसके द्वारा दिया गया? हिंदुस्तान का नारा किसके द्वारा गया? जिसने भारत भारती नामक रचना भी की थी दोस्तों। तो राइट उत्तर होगा यहां पे आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, जबकि भारत भारती लिखी थी आपके मैथिली शरण गुप्त ने। तो दोनों की अलग अलग बातें दोस्तों। हिंदुस्तान का जो नारा दिया था भारतेंद्र हरिश्चंद्र। आगे देखिए दोस्तों, मेरा वतन नामक जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? मेरा वतन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? भीम साहनी, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत की मीरा। आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है। आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। जबकि आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है आपके रविंद्रनाथ टैगोर को। आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को, बिल्कुल नहीं, राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को दोस्तों। और महादेवी वर्मा ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था यामा पुस्तक। कौन सी दोस्तों? यामा पुस्तक। लेकिन विष्णु प्रभाकर या खुशवंत सिंह। तो यहां पे जो राइट उत्तर होगा विष्णु प्रभाकर, मेरा वतन। जबकि खुशवंत सिंह के द्वारा जो पुस्तक लिखी ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी? आपके खुशवंत सिंह। दिल्ली नामक पुस्तक भी किसने लिखी? दिल्ली, ठीक है ना। तो ये भी किसकी आती है? खुशवंत सिंह की। तो ये सारे ऑप्शन आपको बिल्कुल राइट करने हैं दोस्तों। सभी स्टूडेंट शेयर किया जाए बिल्कुल। हमारे प्रवीण सर ने भी बोला है कि सारे विद्यार्थी सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि क्लास काफी लंबी चलने वाली है दोस्तों। आगे देखिए क्या दिया है, किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है? किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है? नदियों से रिलेटेड आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। नदी से रिलेटेड एक प्रश्न आता है कि भारत की किस नदी को लूनी यानी कि आपके नमक की नदी कहा जाता है, या उसे आदि खारी या आदि मीठी कहा जाता है? भारत की किस नदी को आदि मीठी आदि खारी कहा जाता है, जिसे नमक की नदी कहा जाता है और उसे लूनी के नाम से जाना जाता है, जिसे पश्चिमी राजस्थान की या रेगिस्तान की जीवन रेखा कहा जाता है, या रेगिस्तान की गंगा के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम आता है लूनी नदी। इसने प्रश्न बोला है किशन गंगा एक झेलम की दाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। और झेलम किसकी सहायक नदी है दोस्तों? कमेंट करके बताइए। कमेंट करोगे, अगर जो कमेंट ठीक करेगा उसे अभी के अभी मेरी तरफ से 51 रुपए पे किए जाएंगे। बिल्कुल 51 रुपए पे।
मैंने प्रश्न क्या बोला है कि झेलम किसकी सहायक है, झेलम किसकी सहायक है। अगर कोई टीचर या कोई विद्यार्थी अगर या कोई मैडम भी देख रही है क्लास को, झेलम किसकी सहायक नदी है, अभी तुरंत 51 रुपए मुझसे प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। झेलम किसकी सहायक नदी है दोस्तों, बताइए फटाफट से। और एक तो आप भाई लाइक नहीं करते, सेशन को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें और वीडियो को लाइक भी तो करें दोस्तों। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जब आपके लिए इतनी मेहनत किया जा रहा है दोस्तों। यहां पे मैंने बोला है झेलम किसकी सहायक नदी है, ज्योति कह रही है सर गंगा की सर चिनाव की। वेरी गुड भाई, यहां पे जांगड़ा विद्यार्थी का एक जवाब आया है कि कह रहा है कि सर जो झेलम नदी है वो किसकी सहायक नदी है दोस्तों। थोड़ा ध्यान देना, ये सिंगी खंबन नदी ये बाद में सिंधु कहलाती है। यहां से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम आता है झेलम। क्या नाम है ये झेलम है दोस्तों। यहां से एक नदी चलती है, इस नदी का नाम है आपके चिनाव। क्या नदी है, चिनाव। यहां से एक नदी आती है, इस नदी का नाम है रावी। क्या नाम है, रावी। यहां से एक नदी आती है, इसका नाम है व्यास। क्या नाम है, व्यास। यहां से एक नदी आती है और यहां मिठन कोट पाकिस्तान में मिल जाती है, वहीं पे चिनाव अपनी नदी सिंधु में यानी कि सतलज में मिल जाती है। कहां मिल जाती है, सतलज। और इस मुख्य नदी का नाम है सिंधु। तो आप बोल सकते हो ये जो सारी नदियां हैं ये मेजरली किसकी सहायक हो गई भाई, सिंधु की। लेकिन मुख्य रूप से झेलम किस में कहां मिल रही है, ये यहां मिल रही है कश्मीर में। और ये किसकी सहायक नदी है, सॉरी कश्मीर में मिल रही है, सॉरी पाकिस्तान में मिल रही है, नाम है इसका चिनाव। तो ये किसकी सहायक है, चिनाव की दोस्तों। पर यहां पे किशनगंगा पूछा तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, झेलम। तो ये थोड़ा ध्यान देना, वहां पे आपको चिनाव और सिंधु दोनों मिलेगा। तो पहले चिनाव पे लगाना है फिर सिंधु पे लगाना दोस्तों, बिल्कुल गलत नहीं करना। आगे देखिए क्या कहता है, सीमेंट की खोज किसने की थी, सीमेंट की खोज किसने की थी। स्टैटिक जीके का धमाकेदार प्रश्न है, स्टैटिक जीके का दोस्तों। सब्जेक्ट के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, पॉलिटी के क्वेश्चन आ रहे थे, साइंस के भी क्वेश्चन आएंगे, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है सीमेंट की खोज किसके द्वारा की गई। तो यहां पे जो राइट उत्तर है वह रहेगा जोसेफ आपके स्पीडन। उत्तर संख्या ए राइट रहेगा, ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल राइट है। और एक बात सुनना कि विश्व में सीमेंट का उत्पादन, विश्व में सीमेंट का जो उत्पादन है दोस्तों ये सर्वाधिक कहां पर होता है, तो आपका जवाब होगा चीन में। कहां पर होता है, चीन में। तो सीमेंट उत्पादन में विश्व का पहला देश कौन सा है, चीन है। और जबकि भारत में सीमेंट का उत्पादन सर्वाधिक कहां किया जाता है, सीमेंट का उत्पादन भारत में सर्वाधिक किया जाता है राजस्थान में। अगर प्रश्न आ जाए सीमेंट उत्पादन में भारत का राज्य कौन सा आगे है, तो आपका राइट उत्तर क्या होगा, राजस्थान या गुजरात। ये दो ऑप्शन ज्यादा आते हैं, तो अभी राजस्थान बताना है। सफेद सीमेंट का उत्पादन भी भारत के किस राज्य में ज्यादा होता है, राजस्थान में। भारत में सबसे पहले सीमेंट का कारखाना 1904 में मद्रास में लगाया गया, जो असफल हो गया दोस्तों। लेकिन पहला सीमेंट का सफल कारखाना सन 1914 में गुजरात के पोरबंदर में लगाया गया था, जो सफल है वर्तमान में आज भी है। लेकिन सर्वाधिक जो सीमेंट के कारखाने, फैक्ट्रियां हैं वो राजस्थान में मौजूद है दोस्तों, याद रखना। और सीमेंट के लिए जो कच्चा माल होता है जैसे चूना पत्थर हो गया आपके, ये ध्यान देना दोस्तों। अगले क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया है, किसे धातुओं का राजा कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, किसे धातुओं का किंग कहा जाता है, किंग ऑफ मेटल्स। भाई धातुओं का राजा किसे कहा जाता है दोस्तों, करे दोस्तों, धातुओं का राजा। तो सभी को पता है सबसे जो अच्छी और जिसके लिए हमारे महिलाएं डिमांड करती अपने घर वालों से या अपने दोस्त से या अपने भाई से कि मुझे गोल्ड की रिंग करवा दो, या गोल्ड के यानी कि आपके कानों की बालियां, गोल्ड की मुझे चैन चाहिए, गोल्ड के मुझे कंगन चाहिए, गोल्ड गोल्ड गोल्ड। हे भगवान, इस गोल्ड का रेट आसमान को छू रहा है। गरीब परिवार गोल्ड के सपने देखकर और सपनों में खो जाता है और गोल्ड हाथ नहीं लगता भाई साहब। तो
तो धातुओं का राजा आपके उत्तर हो जाएगा सोना। एक छोटा सा मेरा प्रश्न है कि विश्व की एक जोहान ब्रक्स नामक एक खान है जहां सोने का उत्पादन ज्यादा होता है। कभी रात को ही देकर रेस स्कूटर की और जोहान बर्ग पहुंच जाओ और कस्सी लेके सोना भर लाओ, भाई साहब जेड सिक्योरिटी बहुत मिलेगी, खोदने नहीं देगी। और ये जोहानबर्ग की खान पड़ती है दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप में। लेकिन भारत में भी आप सोने को ढूंढ सकते हो, जैसे रॉकी भाई केजीएफ चैप्टर 2 देखा होगा, सोने की खान कर्नाटक आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में सोना ज्यादा निकाला जाता है। अब कहां निकलता है दोस्तों, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है दोस्तों, ये थोड़ा सा ध्यान देना। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया है, पीपुल्स डेली समाचार पत्र। देखो समाचार पत्र से रिलेटेड आपको कंट्री पूछेगा दोस्तों। एक समाचार पत्र है डॉन, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। डॉन को पकड़ना मुमकिन नहीं नामुमकिन है। ये डॉन नामक अखबार कहां चलता है दोस्तों, फटाफट से कमेंट करके बता दो दोस्तों। पीपुल्स डेली नामक जो समाचार पत्र है दोस्तों, ये कहां का है, तो आपका राइट उत्तर होगा चीन का। कहां का दोस्तों, चीन का दोस्तों। जबकि डॉन नामक समाचार पत्र ये कहां पर पाया जाता है दोस्तों, फटाफट से शेयर करें सेशन को भाई साहब। चल चमेली बाजार में तुझे झूला झूलाऊं भाई साहब, बताइए। पीपुल्स डेली तो हो गया डॉन, पाकिस्तान के कराची शहर में, कराची यानी कि पाकिस्तान, आपको ध्यान देना। बहुत समाचार पत्र है, बताएंगे फुर्सत में बताएंगे, अभी एग्जाम नजदीक है दोस्तों। मेजर एक्सेप्टेड आपके जीएस के क्वेश्चन करवा रहे, जो संभावना है पेपर में आएंगे, यहां करो और पेपर में करो और भरो। विश्व बैंक का पहला महानिर्देशक कौन था? अब ये क्या पूछा है, विश्व बैंक यानी कि WB की बात कर रही है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, वाशिंगटन डीसी, जो अमेरिका की कैपिटल है, जहां पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी हेडक्वार्टर है। दोनों का संबंध एक दूसरे से भाई बहन है, इसके बिना ये अधूरा, उसके बिना ये अधूरा भाई साहब। तो WB का जो पहला महानिर्देशक है दोस्तों, उसका नाम बताना है दोस्तों। यहां पे विश्व बैंक को महानिर्देशक देख लो भाई साहब कौन सा है। हाँ, अगर ओस ब्रोन स्मिथ की अगर बात की जाए तो ये आरबीआई का क्या हो जाएगा, पहला गवर्नर हो जाएगा। आरबीआई का पहला गवर्नर, हाँ ये पहला हो जाएगा। तो इसका थोड़ा सा चेक करना भाई साहब, टेक्निकल टीम में ऑप्शन नहीं दिए, या तो पर्सन में मिस्टेक की गई है, तो यहां पे आप लिख सकते हो आरबीआई। तो ये थोड़ा सा चेक कर लेना भाई इसको अच्छे से, टेक्निकल ने भाई थोड़ी मिस्टेक कर दी यहां पे, इस क्वेश्चन के ऑप्शन देखने पड़ेंगे ढंग से। कोई नहीं, मैं बाद में कमेंट कर दूंगा आपको। हाँ देखिए अगले क्वेश्चन को, इसको छोड़ रहा हूं भाई, बाद में कमेंट सेक्शन में बता दिया जाएगा, इसका गलती करना गलत है भाई, कमेंट कर दिया जाएगा। आगे देखिए क्या दिया है, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है, वेरी गुड। ओजोन यानी कि ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना है, O+O यानी कि O2, O2 प्लस में O बराबर यानी कि O3, यही तो पूछा है। तो ओजोन गैस एक जहरीली गैस की श्रेणी में आती है, एक ये नोबल गैस है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में इसका भी योगदान रहता है। सूर्य से आने वाली पैरागैनिक किरणों को ये क्या कर लेती है दोस्तों, वहीं पे बोलती है कि तू रुक जा, नीचे नहीं जाना, क्योंकि नीचे आप और हम खड़े, अगर ये आएगी तो कैंसर जैसी बीमारियों को जन्म देती है दोस्तों। तो ओजोन गैस का जो रासायनिक सूत्र है O3, ओजोन को बचाने के लिए पहली बार जो इसका सम्मेलन किया गया, ओजोन संरक्षण जो अधिनियम बनाया गया, कानून बनाया गया 1987 में 16 सितंबर में, और इसका जो पहला सम्मेलन लगाया गया दोस्तों कनाडा के मॉन्ट्रियल में लगाया गया, और उसी तारीख से प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर 1995 से पहला ओजोन संरक्षण दिवस बनाया गया था। तो आपसे पूछ लिया जाता है ओजोन दिवस किस तारीख को आता है दिवस, तो आपका जवाब रहेगा 16 सितंबर को। लेकिन बात आ जाए कि ओजोन की मोटाई मापने की इकाई को डोप्सन कहा जाता है, सुनते जाना,
ओजोन गैस की मोटाई, सॉरी, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई यूनिट को डोबसन कहा जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए क्या कहता है, कोची का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? कोची का जुड़वा नगर, ये कई शहर हैं जैसे सिकंदराबाद, ठीक ना, औरंगाबाद का ये जुड़वा नगर है। तो इसी प्रकार कोचिन का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? तो यहां पे आपका जवाब होगा अर्नाकुलम। क्या हो जाएगा दोस्तों? अर्नाकुलम। अर्नाकुलम में आपके याद रखना केरल का हाई कोर्ट भी स्थित है दोस्तों। यहां पे कोई बड़ी बात नहीं है। कोचिन कहां पड़ता है? आप बोलोगे सर केरल में पड़ता है। कहां पड़ता है? और केरल में। इस कोची को कहा जाता है अरब सागर की, अरब सागर। अरब सागर तो आपने सुना होगा, हिंद महासागर का पश्चिमी, हिंद महासागर का उत्तरीय जलीय क्षेत्र है अरब सागर की रानी। तो अरब सागर की रानी भारत के किस प्रदेश को कहा जाता है? कोची, ठीक है ना। किसको कहा जाता है? कोची, केरल। कालिकट तट पर सबसे पहले पुर्तगाली विदेशी व्यक्ति भारत आए थे, वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए क्या देखा है, तेरा थाली किस राज्य का नृत्य? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तेरा थाली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है दोस्तों? यानी कि फोल्क एक डांस है, तेरा थाली आपको बताना है लोक नृत्य कहां का है दोस्तों। बताइए भाई फटाफट से, लोक नृत्य कहां का है? तेरा थाली दोस्तों, करे भाई कमेंट करे फटाफट। तेरा थाली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? गुजरात का, जम्मू एंड कश्मीर का, राजस्थान का या झारखंड का? तेरा थाली। कानबेलिया नामक एक मरुस्थलीय जनजाति पाई जाती है जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, सिरोही और आपके जालोर की साइड। और तेरा थाली का मतलब होता है जो हम जैसे माता के दरबार में ऐसे छोटी छोटी जो कटोरी होती है ना बजाते, ये तेरा थाली नृत्य के एक क्या है भाई आपके वाद्य यंत्र है, तो उसमें तेरा थाली काउंट होता है। और ये आपके कहां का फेमस हो गया? राजस्थान का। कहां का हो गया दोस्तों? ये राजस्थान का, आपको ध्यान देना है। आगे नेक्स्ट प्रश्न को देखिए क्या कहता है, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बना, विश्व का पहला देश बना, यानी कि धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश। या बोल सकता है तंबाकू निषेध करने वाला, तंबाकू, तंबाकू को निषेध करने वाला, तो तंबाकू निषेध करने वाला पहला देश। या ऐसे प्रश्न आ सकता है तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो तंबाकू निषेध आता है आपके 31 मई को। और तंबाकू के अंदर एक नशीला जो पदार्थ पाया जाता है, जब उसका हम सेवन करते हैं तो हमारा दिमाग, हाँ भाई साहब अब जान आई है, अब पढ़ेंगे रात को। देखा होगा कई बच्चे पढ़ते हैं रात को, नींद आती है, दूसरे को बोलते हो आ जा के भाई, बहुत थोड़ी देर बाद ओह सिट्टे मार के आके फिर कहो ओ भाई साहब ये 2 बजे तक पढ़ांगे भाई साहब। यानी कि तंबाकू का सेवन कर रहे हैं नशे नशे में, और उस नशीले पदार्थ को कहा जाता है निकोटिन। निकोटिन क्या बोलते हैं दोस्तों? निकोटिन। ये गलत है भाई साहब, ये थोड़ी करते तंबाकू वगैरह नहीं पीना भाई साहब। क्यों पैसे लगा रहे हो भाई साहब? 10-20 रुपए की सिगरेट आती है, दिन में 8-10 पी जाते हो, 200-300 खर्चा कर देते हो। अरे 200-300 में कोई बैच को ले, कोई आम खा, कोई केला ले, कोई संतरा ले, तेरे काम आऊगा, तेरी बॉडी शोडी बनेगी। ओह नींद आओ थी गुरुजी, सिगरेट पी गया, कित गया था सिगरेट, क्यों छिट्टा गाल लगी गया भाई साहब, ये काम नहीं करने। तो धूम्रपान पे प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश था आपके भूटान दोस्तों। कौन सा था? भूटान। तो यहां पे आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या आपके ए ऑप्शन। ओहो सर आपके इस गरीब स्टूडेंट की ओर आपके चरण से स्पर्श। भाई साहब कोई गरीब कोई अमीर कोई कुछ ना है भाई साहब, पढ़ लो, ठीक है ना। देखिए भाई राम राम सभी को नमस्कार। देखिए ये क्या आ गया, द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई भाई साहब? द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? एक बार सारे विद्यार्थी इस प्रश्न को आराम से एक यूट्यूब या गूगल की सहायता से इसे सर्च करके मुझे बता सकते हो कि किसके द्वारा। इसने ये बोल दिया द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगर डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात कर ले, भारत की खोज, भारत की खोज अगर बात कर ले, भारत की खोज, भारत की खोज बात करें तो पंडित जवाहर
लाल नेहरू हो जाएगा। लेकिन इसने तो क्या बोल दिया आपको, द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, पुनः भारत की खोज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? फटाफट से सारे विद्यार्थी बताओगे दोस्तों। बच्चे बोल रहे हैं सर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई। बताइए भाई, जहां तक मैंने पढ़ा है तो यानी कि भारत की खोज लिखी है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। द रीडिस्कवरी ऑफ नामक इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? कमेंट करें भाई फटाफट से। गूगल की हेल्प ले सकते हो भाई साहब, गलत नहीं करना, क्योंकि यहां पे गलत कर लो, यहां पे हम उसका निवारण कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अगर पेपर में गलत हो गया दोस्तों, गई भैंस पानी में। तो अभी बोलता हूं भाई साहब, यहां आराम से देख लो, जो चीज नहीं आती, हमारे गूगल देवता, हमारे गूगल बड़े भाई जिंदा है, सर्च कर लेना दोस्तों, देख लेना इसको अच्छे से, तो गलत मैं नहीं बताऊंगा। देखिए, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल जो पढ़ते हो, जिसमें कुल 118 तत्वों का मिश्रण आप देखते हो दोस्तों, इसमें जो सबसे हल्का तत्व होगा वो ऊपर ही तो उठेगा, यानी कि जो हल्का क्या होगा, हल्का तत्व वो ऊपर रहेगा, तो यानी कि वो आवर्त सारणी का पहला तत्व कहलाएगा। हिंट मैंने आपको दे दिया। बताइए दोस्तों फटाफट से। करे भाई, कमेंट करे फटाफट से, शेयर नहीं करते क्लास को, और जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करने का एक ही काम है आपका, और कोई काम नहीं है, ना आपको कोई फीस का पे आउट करना। आवर्त सारणी का जो पहला तत्व वो कौन सा हो जाएगा? हिंट दे दिया, जो सबसे हल्का तत्व ऊपर होगा, तो यहां पे आपका राइट उत्तर हो जाएगा भाई साहब एच। कहां गया एच? यानी कि हाइड्रोजन। आवर्त सारणी का पहला जो तत्व है वो कौन सा है? एच, यानी कि हाइड्रोजन आपको ध्यान देना है, या आपको हाइड्रोजन ना मिले तो हाइड्रोजन गैस भी नाम मिल सकता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान देना। हाइड्रोजन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? मनी बिल के बारे में बताया गया, और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मनी बिल पेश कहां होता है, मनी बिल को कौन बुलाता है, यानी कि धन विधेयक को राष्ट्रपति के द्वारा संसद में इसे लोकसभा में सबसे पहले रखा जाता है, फिर लोकसभा इसे पारित करता है, तो ये आगे जाता है राज्यसभा में। अगर राज्यसभा इसे पारित नहीं करता तो राज्यसभा अपने पास 14 दिनों तक इसे रख सकता है, उसके बाद ये सबसे लागू हो जाता है मनी बिल, जो आर्टिकल 110 में इसको परिभाषित किया गया। आर्टिकल 110 में धन विधेयक मिलेगा, जबकि यहां मिलेगा 108। तो ये यहां पे बच्चे मार खाते हैं कि सर 108 में क्या है, तो 108 में आपके है संयुक्त बैठक। तो यानी कि जब लोकसभा और राज्यसभा की एक संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, तब उसको आर्टिकल 108 का प्रयोग किया था। धन विधेयक आर्टिकल 110 में, धन विधेयक राष्ट्रपति बुलाता है, जबकि राज्य में राज्य की विधानमंडल या राज्य की विधानसभा में धन विधेयक को यानी कि बुलाने का जो कार्य है वो वहां के गवर्नर के पास होता है दोस्तों। बिल्कुल भी गलती नहीं करोगे दोस्तों। गुरुजी मेरे 123 नंबर होने पर भी नहीं हुआ सिलेक्शन एओसी आर्मी में। कोई बात नहीं राम भाई, हो जाएगा, आगे वैकेंसी आएगी अक्टूबर में एओसी की, तब करना तैयारी। आगे देखिए क्या दिया है, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी? चीनी यात्री हेनसांग की बात कराए तो भारत में आने वाला दूसरा चीनी यात्री कौन है? हेनसांग। भारत में आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? फायान, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। जबकि इसने क्या बोला है कि हेनसांग यात्री ने किस विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की? हेनसांग आने वाला भारत यानी कि 629 ईसा पूर्व में भारत के समय, तब राजवंश किसका होता था? हर्षवर्धन के समय आया था, और इसने नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की। तो यहां पे आपका राइट उत्तर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। इन दोनों में डिबेट होती है कि सर नालंदा विश्वविद्यालय और आपके तक्षशिला विश्वविद्यालय में से कौन सा पुराना है? तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय आपके तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो
पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों। जबकि भारत का आधुनिक विश्वविद्यालय कौन सा है दोस्तों? नालंदा विश्वविद्यालय, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो बिहार में स्थित है दोस्तों। अगले क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया है, बुखार को कौन संचारित करता है दोस्तों? अब बुखार को संचारित कौन करता है दोस्तों? अब ये देखिए भाई, बुखार को संचारित कौन करता है? एंडीज, हाँ, इजिप्टी मच्छर, मादा इनफ्लूएंजा मच्छर, या आपके बालू मक्खी, सीजी मक्खी। तो यहां पे दोनों पर्सन आ गए। देखो बुखार के लिए आपको याद रखना है मादा इनफ्लूएंजा आपका हो जाएगा, डेंगू के लिए आएगा तब आपका, हाँ, मादा यानी कि एंडीज आपको ध्यान देना है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया है, अष्टप्रधान का संबंध किससे? अष्टप्रधान का कह रहा है, अष्टप्रधान की अगर बात की जाए तो दोस्तों अष्टप्रधान का संबंध पूछे तो बताना है शिवाजी से। किससे बताना है? शिवाजी से। नवरत्न की बात की जाती है तो दोस्तों आपको याद रखना है अकबर। आज ही प्रवीण सर ने क्लास में आपको जरूर बताया था कि अष्टप्रधान का संबंध शिवाजी से रिलेटेड है, ये थोड़ा ध्यान देना दोस्तों। आगे देखिए क्या दिया गया, पृथ्वी। प्रश्न क्या बोलता है देखिए दोस्तों, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहां पर हुआ था दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, पृथ्वी सम्मेलन। ये वह प्रश्न है दोस्तों जो एग्जाम में आ चुके हैं और आने की संभावना होती है इन प्रश्न की। 99% मैं बोलता हूं दोस्तों ये प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में रिपीटेड होंगे। 100% तो एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, ये 100% तो पेपर में आ चुके आए हुए प्रश्न ही आपको पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि प्रश्न नए भी बनते हैं और पुराने वाले भी साथ चलते हैं दोस्तों। ये नहीं है कि बाबर है तो बाबर के बारे में प्रश्न बने, क्या वो 2 साल बाद में खत्म हो जाए? नहीं, वो रिपीट होते रहेंगे, कभी रेलवे में, कभी एसएससी में, कभी कोई स्टेट पुलिस में। तो इस प्रकार आपको ध्यान है थोड़ा सा देना है दोस्तों। पृथ्वी सम्मेलन जो सबसे पहले हुआ था दोस्तों, रियो डी जनेरिया सन 1992, रियो डी जनेरिया ब्राजील में। और आपने पढ़ा भी होगा दोस्तों 2016 के जो ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक हुए थे दोस्तों, ये रियो डी जनेरिया ब्राजील के अंदर हुए थे, ये भी थोड़ा सा ध्यान देना। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया है, बौद्ध की मृत्यु क्या कहलाती है? देखो इतिहास में जब आप धर्म पढ़ोगे तो धर्म काल यानी कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है उसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। और इसी में क्या बोला है, बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? जब बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कर ली तो इसको कहा गया निर्वाण। क्या बोला गया? निर्वाण। जब बुद्ध ने अपनी 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया तब इसे बोला गया महाभिनिष्क्रमण कहा गया। जब बौद्ध ने यानी कि बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने या गौतम बुद्ध ने जब बौद्धिक वृक्ष के नीचे बोध गया में नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद तो बौद्ध सिद्धांतों में इनके नाम के पीछे यानी कि बुद्ध लिखा गया, गौतम बुद्ध। याद रखना, ज्ञान प्राप्त होने के बाद दोस्तों। तो इसका राइट उत्तर यहां पे क्या हो जाएगा? महापरिनिर्वाण। तो मैंने क्या बोला कि बुद्ध की मृत्यु क्या कहलाती है, तो आप बोलोगे महापरिनिर्वाण दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए क्या कहता है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन किन के बीच हुई? कभी कभार आप मैं सारे गलती करते हैं कि पानीपत की पहली लड़ाई, तो यहां पे क्या बोला गया, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन किन के बीच हुई दोस्तों। दूसरी पूछ रहा है, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी दोस्तों। पानीपत की दूसरी लड़ाई किन किन के बीच हुई थी? तो पानीपत की तो दूसरी लड़ाई हुई थी दोस्तों, ये 1556 में आपकी लड़ाई हुई थी, 1526 में और 1761 में। ये पानीपत की तीसरी, ये पानीपत की पहली, ये पानीपत की दूसरी। और जो तीनों लड़ाई होती है दोस्तों, ये तीनों लड़ाई एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले दिल्ली सल्तनत काल का अंत होकर एक मुगल साम्राज्य की नींव रखी जाती है। मुगल शासकों की संख्या यानी कि कितनी थी? 18 मुगल शासक थे, जिसमें से पहला था बाबर और अंतिम था बहादुर शाह जफर, जिसे बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। और एक बात बता देना चाहता हूं, अकबर और इसका संरक्षक था बेरम खां। बेरम खां ने
हेमू के साथ युद्ध लड़ा और हेमू पराजित हो गया, जिसे अंतिम हिंदू शासक के नाम से जाना जाता है और जिसे अंतिम विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। और ये वह हेमू है जो रेवाड़ी का एक नमक व्यापारी शासक होता था दोस्तों। हेमू और आपके अकबर या बेरम खां अकबर भी नाम आ सकता, बेरम खां या हेमू भी नाम आ सकता। तो यहां देख लो, हेमू एवं बेरम खां, हेमू और अकबर, औरंगजेब है हेमू, शेरशाह सूरी व हेमू। तो इसने क्या बोला, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन दो के बीच लड़ी गई, दो के बीच लड़ी गई। शासक का नाम आता तब अकबर बोल देते यहां पे। तो यहां का जो राइट उत्तर होगा वो होगा आपके हेमू और बेरम खां। और इसमें विजय कौन हुआ था, बेरम खां। जब ये ऑप्शन नहीं होगा तब आपका राइट उत्तर होगा हेमू और अकबर के बीच में। यहां बच्चे मार खाएंगे, अभी भी सोच लो, क्योंकि यहां पे अकबर एक मात्र 13 साल की अवस्था में बालक और उसका संरक्षक था बेरम खां, जो हुमायूं का सेनापति था। तो ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे दोस्तों आप। ठीक है, यहां तक एक बार थम करके बताइए भाई, लाइक करके बताइए एक बार फटाफट से कि गुरुजी कोई दिक्कत नहीं। यहां तक तो पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के दो बीच हुई थी दोस्तों, हेमू व बेरम खां के बीच, आपको ध्यान देना। और कब हुई थी दोस्तों, ये 1556 में। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, अंडमान एवं कोर निकोबार। देखो अंडमान और कोर निकोबार, कोर निकोबार का मतलब होता है दक्षिणी निकोबार, यानी कि निकोबार का बड़ा क्षेत्र। तो अंडमान और कोर निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है, दो मरुस्थलीय या सॉरी दो स्थलीय क्षेत्रों के बीच जलीय क्षेत्र को चैनल के माध्यम से, या आपके अक्षांश रेखाओं को एक डिग्री के रूप में, और जलीय क्षेत्र से जब गुजरती अक्षांश रेखा तो उस जलीय क्षेत्र को चैनल कहा जाता है। और उसके ऊपर नीचे वाले क्षेत्र को हम एक विभाजक चैनल के रूप में पढ़ लेते हैं, जैसे 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ये अत्यधिक पढ़े जाते हैं। जैसे 31 डिग्री चैनल या 31 समानांतर रेखा किन के बीच है, ईरान व इराक के बीच में। 8 डिग्री चैनल मालदीप मिनी काय के बीच में है। 9 डिग्री चैनल मिनी काय लक्षद्वीप के बीच में है। और 10 डिग्री चैनल अंडमान और कोर निकोबार के बीच में स्थित है। तो यहां आपका राइट जो उत्तर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल, बिल्कुल आपका राइट उत्तर होगा दोस्तों। तो यहां पे ऑप्शन संख्या आपके बी बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया है, भारत में पुनः जजिया कर किसने लागू किया था। भारत में पुनः जजिया कर को लागू करने वाले व्यक्ति का नाम पूछ रहा है। जजिया कर से रिलेटेड कई बातें आपको ध्यान देनी है। जजिया कर सबसे पहले 1712 ईस्वी में लागू किया था दोस्तों, किसने, मोहम्मद बिन कासिम ने। और 1351 में जजिया कर को ब्राह्मणों पर लागू करने वाला व्यक्ति था फिरोज शाह तुगलक। और बाद में 1575 में इसका जो अंत, सॉरी 1564 में इसका जो अंत किया था वह अकबर, और अकबर ने 1575 में इसे पुनः लागू किया और 1579-80 में इसे खत्म कर दिया। और बाद में 1669 में इस जजिया कर का जो पुनः लागू किया औरंगजेब, और मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 में इसे पुनः क्या कर दी, सॉरी हमेशा के लिए क्या कर दिया, खत्म कर दिया। पर इसने क्या पूछा है, भारत में पुनः जजिया कर को किसने लागू किया। तो यहां पे आपका राइट उत्तर हो जाएगा औरंगजेब दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों, औरंगजेब हो जाएगा दोस्तों। कमेंट करके बताए भाई फटाफट से। देखना गुरुजी चैट सेक्शन नहीं दिखा रहा, सही चल रहा है क्या, बताइए भाई एक बार कमेंट करके। कोई दिक्कत नहीं है कि वॉइस वगैरह सही आ रही है क्या, एक बार कमेंट करें भाई फटाफट से। औरंगजेब ने पुनः जजिया कर को लागू कर दिया था आपके, ये थोड़ा सा ध्यान देना। 1669 नहीं 1679 आपके, 79 करना भाई मेरे। ये क्या हो रहा है, आगे देखिए अगले प्रश्न में।
भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो याद रखना पेगोंग झील। पेगोंग झील और एक चोलामू झील। एक याद रखना आप भाई साहब बेम्बेनाद। एक याद रखना सांबर। एक याद रखना भाई साहब आप चिल्का। एक याद रखना लोकटक। ठीक है ना। यहां पे दो बातें सुनना। देखो पेगांग झील पड़ती है दोस्तों, ये लद्दाख में पड़ती है। भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित है, खारे पानी की झील। भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित खारे पानी की झील। जबकि भारत की जो सबसे ऊंची झील है सिक्किम में, उसका नाम है चोलामू झील। भारत की जो सबसे लंबी झील है लगभग 96 किलोमीटर, बेम्बेनाद केरल में। भारत की अत्यधिक सर्वाधिक खारे पानी की सर्वाधिक लवणता वाली झील है सांबर झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील। भारत की एकमात्र झील या विश्व की एकमात्र झील जो तैरती हुई झील है उसका नाम है लोकटक झील। लेकिन भारत की स्वच्छ जल की मीठे पानी की जो सबसे बड़ी झील है उसका नाम है वूलर झील, जो झेलम नदी के द्वारा श्रीनगर में इसका निर्माण हुआ है दोस्तों। यह भी थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न में क्या दिया गया है कि कपड़ा धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? कपड़ा धोने के रासायनिक सूत्र बताना। कपड़े धोने का जो रासायनिक सूत्र है उसका नाम क्या है? देखो इसे कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट। एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट तो हो जाएगा आपके खाने का सोडा। किसका भाई? खाने का सोडा, यानी कि NaHCO3 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। लेकिन जो धोने का सोडा है जिसे धावन पाउडर के नाम से आता है तो वो हो जाएगा आपके Na2CO3। तो उत्तर संख्या यहां पे राइट होगा आपके ए ऑप्शन दोस्तों। तो इस प्रकार प्रश्न को आप बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे दोस्तों, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखिए भाई फटाफट से। क्या हो गया, सो गए क्या? बच्चे कम हो गए भाई साहब, शेयर करें भाई, ऐसे बात नहीं बनेगी, ऐसे बात नहीं बनेगी भाई साहब। आगे देखिए, महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? महात्मा गांधी किस वर्ष राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? महात्मा गांधी ने सन 1934 में कांग्रेस को अलविदा कर दिया, कांग्रेस को छोड़ा। जबकि महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी के जो पहले अध्यक्ष बनते हैं दोस्तों, ये सन 1924 में। और ये जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों, ये बेलगांव में, बेलगांव। और ये बेलगांव कहां पड़ता है दोस्तों? कर्नाटक में। कहां पड़ता है? कर्नाटक। ये आपको ध्यान देना, कहां पड़ता है दोस्तों? कर्नाटक में। तो यानी कि महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो आप बोलोगे 1924 में। प्रश्न ये बन सकता है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को कब छोड़ दिया? तो आप बोलोगे सर 1934 में। आपको ध्यान देना है। यहां पे एक प्रश्न बन सकता है कि कांग्रेस पार्टी का जो गठन होता है ये कब होता है? 28 दिसंबर 1885 को इसका गठन हुआ दोस्तों। 28 दिसंबर 1885 1985 या 1885 में इसका क्या हुआ था दोस्तों? गठन हुआ था कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का जो गठन किया गया था, लॉर्ड डर्फिन उस टाइम वायसराय था। और याद रखना, कांग्रेस पार्टी की जो अध्यक्षता सबसे पहले की थी WC बनर्जी के द्वारा की गई दोस्तों। कांग्रेस पार्टी का जो संस्थापक रहा वो A.O. हयूम रहा दोस्तों। इसी प्रकार के आप क्वेश्चन अगर आप चाहते हो दोस्तों, तो हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर, वहां पे आप बोलो कि सर हमें आपके जीएस के क्वेश्चन चाहिए,
और इसी प्रकार से आप हर एक एग्जाम को फाइट कर लोगे भाई साहब। अभी इस पुलिस पे ध्यान दे लो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे दोस्तों? बहुत ही लाजवाब है, शानदार क्वेश्चन है भाई साहब। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन, अब आपको यह पता होना चाहिए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों आपके 8 अगस्त 1942 को मुंबई में शुरू किया गया। और मुंबई में शुरू किया गया उस मैदान को कहा जाता है ग्वालियर टैंक मैदान, जिसे वर्तमान में अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने डू एंड डाई का नारा दिया, यानी कि करो या मरो का नारा भी दिया। ये आपको ध्यान देना। अंग्रेजों भारत छोड़ो का भी नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। और उस समय जो भारत में वायसराय थे वह कौन थे? तो याद रखना है लॉर्ड लिनथगो, आपको ध्यान देना है। उत्तर संख्या आपके बी राइट हो जाएगा। तो अभी बोलता हूं भाई साहब, तैयारी ऐसी करो कि आपके सामने कोई भी एग्जाम हो जाए, जीके के क्वेश्चन को चुटकियों में सोल्व करो दोस्तों। अगले क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम बताना है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल, टाइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, बताइए दोस्तों। नींबू में पाए जाने वाले अम्ल का नाम बताएं भाई, फटाफट से कमेंट करें। जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। करें दोस्तों फटाफट से। वॉइस आ रही है क्या भाई? सभी को बताइए भाई फटाफट से। कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी चीज में? बता देना कभी मैं बोलता चलो वॉइस ना आए। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सभी को पता है दोस्तों, साइट्रिक या टाइट्रिक। तो आपको ध्यान देना है साइट्रिक अम्ल। तो उत्तर संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या आपके ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनमें से वह कौन सा अम्ल है जो सेब में पाया जाता है दोस्तों? कमेंट करें फटाफट। हाँ, राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की थी दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राजा राम मोहन राय से रिलेटेड एक बात याद रखना, राजा की जो उपाधि है, मुगल साम्राज्य का एक शासक था अकबर सेकंड। यहां मैंने अकबर सेकंड लिखा है, यानी कि अकबर सेकंड ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से संबोधित किया। राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की जो स्थापना की थी दोस्तों, ये 1828 में आपको ध्यान देना है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा से रिलेटेड आपको पता होगा, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी 1828 में। यह भी आपको ध्यान देना है दोस्तों। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया है। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र केंद्र कहां पर है? यानी कि जो नरोरा यानी कि नाभिकीय संयंत्र, ये आपसे पूछेगा दोस्तों भाई साहब। जैसे रावत भाटा आपसे पूछ लेगा, रावत भाटा कहां पड़ता है, उसी प्रकार नरोरा नाभिकीय न्यूक्लियर। करे भाई फटाफट से कमेंट। स्टडी गर्ल कह रही है कि हाँ, ऑक्जेलिक टमाटर में पाया जाता है।
ऑक्जेलिक अम्ल। फिर भी सोच लो, टमाटर में ऑक्जेलिक होता है, टाइट्रिक होता है, कौन सा होता है? देखिए क्या दिया गया यहाँ पे, नरोरा जो नाभिकीय विद्युत संयंत्र केंद्र है दोस्तों, जैसे रावत भाटा, कलपक्कम, ठीक ना, काकरा पारम, कैगा, ऐसे विद्युत घर आपसे पूछता है। जैसे कैगा पूछ ले कर्नाटक बताना है, नरोरा पूछ ले तो उत्तर प्रदेश बताना है, रावत भाटा पूछ ले तो राजस्थान बताना है, ठीक है ना, और आपसे तारा पूछ ले तो महाराष्ट्र बताना है, और कलपक्कम की अगर बात आ जाए तो तमिलनाडु बताना है, काकरा पारम की बात आ जाए तो गुजरात बताना है दोस्तों, ठीक ना। तो यहां पे आपका जो राइट उत्तर होगा वह उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन को देखिए आराम से। आटा कामा मरुस्थल, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आटा कामा मरुस्थल वह मरुस्थल है, ये उष्ण मरुस्थल है, अत्यधिक उष्ण मरुस्थल है। आटा कामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क या सबसे गर्म मरुस्थल में आता है, सबसे गर्म मरुस्थल में टॉप पे आता है आटा कामा मरुस्थल, और ये विश्व के दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ये स्थित है। तो यहां पे आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? दक्षिणी अमेरिका। तो आटा कामा मरुस्थल विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है दोस्तों, ये ध्यान देना आप। हाँ, गुड इवनिंग गुरुजी दीपक, राम राम भाई दीपक भाई। सेशन को शेयर करें भाई, जितने भी लाइव देख रहे हैं सेशन को एक बार भाई शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टा, ट्विटर, कुछ भी जो भी आप चलाते हो वहां पे एक बार सारे मिलके शेयर करें भाई, ऐसे मजा नहीं आएगा। जो भी चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें भाई, फटाफट से भाई साहब। हाँ, तो प्रश्न में क्या दिया गया है कि आटा कामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो आप बोलोगे सर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, जो विश्व का उष्ण यानी कि विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए दोस्तों। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? देखिए नेक्स्ट पर्सन, नेक्स्ट पर्सन क्या कहता है दोस्तों, फटाफट से देखिए। क्वेश्चन में दिया गया है कि हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। हॉर्नबिल उत्सव का संबंध भारत के किस राज्य से है? मणिपुर से, असम से, केरल से, नागालैंड से। हॉर्नबिल महोत्सव कहां पर मनाया जाता है दोस्तों? करे भाई कमेंट। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में, असम में, केरल में या नागालैंड में? करे भाई फटाफट से, जितने विद्यार्थी लाइव हैं अब देखते भाई कौन कितने पानी में है। बी बता रहे हैं, ठीक है ना। तो हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य का नृत्य है दोस्तों? नागालैंड का या मणिपुर का दोस्तों? तो आज की क्लास का अपना ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। तो सारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में आप करना, ये आपके लिए होमवर्क है। और जितने विद्यार्थी नए हैं या जिन विद्यार्थियों को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, तो आप जाकर पीडीएफ को ले सकते हो। पीडीएफ के लिए कोई भी चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल फ्री रहेगी दोस्तों। तो जितनी भी क्लासें होती हैं उनकी सभी की आपको पीडीएफ व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। फटाफट से सारे वीडियो के अंदर कमेंट करके बताना आपको क्लास कैसी लगी। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो आप कमेंट सेक्शन में उसको डाल देना, उसको ठीक भी कर दिया जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल शाम को 6:15 बजे और सुबह 6:15 बजे आपके सामने मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।